हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आरएलसी सीरीज एंड आरएलसी पैरेलल सर्किट में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये है मेरा आरएलसी सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे बना हुआ है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है एसी सप्लाई वोल्टेज के द्वारा। और ये है आरएलसी पैरेलल सर्किट जो कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ये जुड़ा हुआ है पैरेलल में एसी सप्लाई वोल्टेज के द्वारा। तो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं आरएलसी सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में। तो इसमें हम लोग जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो धीरे धीरे करके आते हैं। पहला देखते हैं क्या, रेजोनेंस कंडीशन उत्पन्न होने के लिए कौन सा कंडीशन है। तो दोनों में किसमें रेजोनेंस कंडीशन उत्पन्न होने के लिए आरएलसी सीरीज में और आरएलसी पैरेलल में लगभग सेम कंडीशन है। सेम क्या है, सीरीज में भी रिक्वायर्ड टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होगा, इंडक्टर और कैपेसिटेंस, और पैरेलल में भी दो ठो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होगा, इंडक्टर और कैपेसिटेंस। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। इसमें भी वही है, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। इसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों में सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट इन फेज होना चाहिए, यानी दोनों सेम ही फेज में होगा तभी रेजोनेंस कंडीशन उत्पन्न होगा। इसमें भी वही है, सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट इक्वल होना चाहिए, यानी इन फेज होना चाहिए तभी रेजोनेंस कंडीशन उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है जिसको ध्यान देने वाला है कि यदि आप सीरीज आरएलसी सर्किट यदि पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे वोल्टेज यानी इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज का फेजर इक्वल होता है। ठीक है, फेजर मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और ये दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं 180 डिग्री। लेकिन यदि पैरेलल रेजोनेंस की यदि बात करें तो यहाँ पे इंडक्टेंस का करंट यानी उससे जो प्रवाहित हो रहा है इसमें से जो करंट वो और कैपेसिटर से जो प्रवाहित हो रहा है करंट वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें वोल्टेज बराबर होते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के एट रेजोनेंस कंडीशन उत्पन्न होने के लिए और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। इसमें करंट बराबर होते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के, लेकिन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। अब देखते हैं आगे क्या डिफरेंसेस है। तो इसमें रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं और इसमें ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस, इसमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस बराबर होगा। पैरेलल की मैं बात कर रहा हूँ। पैरेलल में ससेप्टेंस बराबर होते हैं, इंडक्टिव ससेप्टेंस और ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस बराबर होते हैं रेजोनेंस कंडीशन होने के लिए, तभी रेजोनेंस कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा। और जब रेजोनेंस कंडीशन जब उत्पन्न हो जा रहा है उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, फेजर डायग्राम, यानी किस प्रकार से हम लोग डायग्राम करते हैं फेजर डायग्राम में। तो पहले भी बताया है कि सीरीज में हम लोग रेफरेंस के तौर पे करंट लेते हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमने करंट लिया हुआ है, यानी एक्स एक्सिस पे करंट है। और पैरेलल में हम लोग लेते हैं क्या, वोल्टेज को लेते हैं रेफरेंस में। तो यहाँ पे भी वोल्टेज लिए हुए हैं। और ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में रेफरेंस क्या चीज़ लेते हैं, तो करंट लेते हैं। पैरेलल आरएलसी सर्किट में रेफरेंस क्या लेते हैं, तो वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे VL है और VC है जो दोनों सेम मैग्नीट्यूड यानी दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है। ठीक, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया तो आउट ऑफ फेज हो गया। इसमें भी सेम कंडीशन, सेम मैग्नीट्यूड के हैं IC और IL। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं यानी ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब रेजोनेंस कंडीशन जब उत्पन्न हो गया तो उसके बाद एट रेजोनेंस क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसको हम बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं क्या, आरएलसी सीरीज सर्किट में। तो आरएलसी सीरीज सर्किट में क्या देखते हैं
कि रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो रिएक्टिव कंपोनेंट जैसे ही जीरो होगा तो जेड मिनिमम जो हो जाएगा, ठीक है, यानी इम्पीडेंस जो है सो मिनिमम हो जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब जेड मिनिमम होगा तो वहाँ पे आई जो है सो यानी करंट जो होगा उसके थ्रू मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ये जो सर्किट है इस सर्किट में करंट रेजोनेंस कंडीशन पे क्या उत्पन्न होगा, मैक्सिमम करंट प्रवाहित होगा, ठीक है। अब यही चीज़ यदि हम पैरेलल में देखें तो इसमें क्या देख रहे थे, रेजिस्टेंस सीरीज वाला में कि इम्पीडेंस मिनिमम हो रहा था ना इम्पीडेंस मिनिमम, लेकिन इसमें इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका एडमिटेंस मिनिमम होता है। मिनिमम कितना होता है एडमिटेंस, कंडक्टेंस के बराबर, ये होता है कंडक्टेंस, ठीक, कंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। और इसमें इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, और जब इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगा, पैरेलल सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, तो पैरेलल सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, एट ए रेजोनेंस मिनिमम हो जाएगा, ठीक। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है, एट ए रेजोनेंस कंडीशन सीरीज वाला में इम्पीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम, और पैरेलल वाला में इम्पीडेंस मैक्सिमम और करंट मिनिमम और एडमिटेंस भी मिनिमम, ठीक है। पावर फैक्टर यदि देखेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट में तो पावर फैक्टर होता है क्या, cos फाई बराबर 1 यानी यूनिटी, तो इसमें भी पैरेलल में भी यूनिटी होगा, ठीक है। और फेज डिफरेंस जो होता है एट ए रेजोनेंस कंडीशन में 0 डिग्री फेज यानी इन फेज रहेगा, तो पैरेलल में भी इन फेज रहेगा, ठीक। अब एट ए रेजोनेंस सप्लाई वोल्टेज जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा उसी के अक्रॉस वही वोल्टेज हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज के बराबर एट ए रेजोनेंस कंडीशन पे। और इसमें सप्लाई करंट जो होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जाएगा उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नेट रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो हो गया, दोनों में नेट रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो हो गया, यानी नेट रिएक्टिव वोल्टेज भी जीरो हो गया होगा। जब रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो हुआ तो रिएक्टिव वोल्टेज भी जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वी एस बराबर वी आर, और यहाँ पे आई एस बराबर आई आर हो गया, ठीक है। और एट ए रेजोनेंस कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं कि जो वोल्टेज जो होता है इंडक्टेंस के अक्रॉस या कैपेसिटेंस के अक्रॉस दोनों जो है सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, एट ए रेजोनेंस कंडीशन सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होता है किसमें, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो दिस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो सीरीज आरएलसी सर्किट है वो कैसा बिहेव करेगा, वोल्टेज मैग्नीफायर यानी वोल्टेज का मैग्निफिकेशन करता है, तो वोल्टेज मैग्नीफायर की तरह बिहेव करता है। अब पैरेलल वाला में देखते हैं क्या कि इंडक्टेंस के अक्रॉस जो करंट है और कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो करंट है सेपरेटली सप्लाई करंट से ज़्यादा होता है, तब इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, यानी पैरेलल सर्किट वाला को क्या बोलेंगे, करंट मैग्निफिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, करंट का मैग्निफिकेशन हो रहा है, यानी करंट बढ़ जा रहा है, इसमें वोल्टेज बढ़ जा रहा था। तो दोनों का कंपैरिजन पर ध्यान दीजिएगा, इसमें वोल्टेज मैग्निफिकेशन किस में, सीरीज वाला में, और इसमें क्या, करंट मैग्निफिकेशन। अब सीरीज आरएलसी सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, और पैरेलल आरएलसी सर्किट को रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक। तो ये सब सारा चीज़ जो बोल रहा हूँ ये सारा चीज़ एग्जाम में आए हुए हैं, तभी मैं इसको बोल रहा हूँ, यानी ये सब ध्यान देने वाली बात है। अब आगे देखते हैं कि इसमें ग्राफ हम खींचे हैं करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और इसमें भी खींचे हैं, सेम दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें भी करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचे हैं, ठीक। ये हो गया मेरा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें भी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसमें अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और पैरेलल में भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो पहले सीरीज की बात कर लें तो हम देख रहे हैं क्या,
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरा करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम। जैसा कि अभी हमने आगे देखा कि करंट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है, ठीक, मैक्सिमम हो रहा है। और ये जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे करंट कितना होगा, तो जितना मैक्सिमम होगा उसको डिवाइड कर देंगे √2 से, ठीक है, यानी 70.7% करंट होगा मैक्सिमम करंट का। कहाँ पे, जहाँ पे बैंडविड्थ होता है, यानी F1 और F2 होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम बोले थे क्या कि एट रेजोनेंस कंडीशन, यानी रेजोनेंस कंडीशन जब हो जाएगा, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट कैसा बिहेव करेगा, तो रेसिस्टिव यानी रिएक्टिव कंपोनेंट कुछ भी नहीं रहेगा, तो इन फेज हो जाएंगे, ठीक। तो ये भी मैंने लिख दिया है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला यदि सिग्नल यदि अप्लाई करेंगे, तब सर्किट कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटिव, ठीक है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से यदि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला यदि सिग्नल यदि अप्लाई करेंगे इस RLC सीरीज सर्किट में, तब सर्किट कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव। तब ध्यान देने वाली बात क्या है और याद क्या रखना है कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी जब अप्लाई करेंगे तो सर्किट होगा कैपेसिटिव, तब वो उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। और जब हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर लैगिंग, और सर्किट बिहेव करेगा इंडक्टिव की तरफ, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट होता है किसमें, पैरेलल RLC सर्किट में। अभी हम क्या देख रहे थे, इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम यदि अप्लाई कर रहे हैं तो कैपेसिटिव, लेकिन यहाँ पे देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से यदि कम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सर्किट कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव, ठीक, और उसका पावर फैक्टर लैगिंग। लेकिन यदि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा यदि फ्रीक्वेंसी यदि अप्लाई कर रहे हैं तब ये पैरेलल सर्किट कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटिव बिहेव करेगा, ठीक है। और इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे अभी हम बताए थे कि इसमें जो पैरेलल होता है उसमें करंट मिनिमम होता है, तो यहाँ पे भी ग्राफ में देख रहे हैं क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे जो करंट है कितना है, मिनिमम है। लेकिन यदि यहाँ पे F1 और F2 की बात करें तो यहाँ पे इसका √2 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, कितना, √2 टाइम्स हो जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का √2 टाइम्स हो जाता है जहाँ पे बैंडविड्थ होता है। तो ऐसे बैंडविड्थ कहते हैं किसको हैं, तो बैंडविड्थ कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस को। तो हाफ पावर किसको बोलते हैं, जैसे सीरीज में आ जाए तो हाफ पावर यहाँ पे है, यानी यहाँ पे कम से कम हाफ पावर ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो यही जो हो गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यानी लोअर फ्रीक्वेंसी या अपर फ्रीक्वेंसी, इसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ बराबर क्या लिखे हैं, अपर फ्रीक्वेंसी F2 माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी F1, तो F2 माइनस F1 हो गया। अब इसमें भी देखेंगे तो F2 माइनस F1 हो गया, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आखिर होता कितना है, जिससे हम ऊपर और नीचे जाने की बात कर रहे हैं, तो होता कितना है, तो सीरीज वाला में, सीरीज में क्या होता है 1/2 पाई √LC, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, याद रख लेना है हमेशा, 1/2 पाई √LC। और एक और होता है क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर √F1 इंटू F2, यानी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंटू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। लेकिन यदि पैरेलल की यदि बात करें तो इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर कितना होता है, 1/2 पाई √1/LC माइनस R/L का दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं बिल्कुल याद रखना है हमेशा, या एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं कि इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल का क्या होगा और सीरीज का क्या होगा। अब क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, तो सीरीज का यदि क्वालिटी फैक्टर यदि बात करें तो 1/R√LC, क्या 1/R√LC। अब यदि पैरेलल की यदि बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, R√C/L, ठीक है, R√C/L। अब बैंडविड्थ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बैंडविड्थ बराबर हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये वाला
ठीक, यदि सीरीज का यदि बैंडविड्थ पूछेगा तो सीरीज वाला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और बटा क्वालिटी फैक्टर ये यानी सीरीज का पूछेगा तो सीरीज वाला, तो ये हो गया बैंडविड्थ बराबर। ठीक है, अब यदि पैरेलल की बात करें तो इसमें भी वही होता है, बैंडविड्थ बराबर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी पैरेलल वाला, और नीचे हो गया क्या, क्वालिटी फैक्टर पैरेलल वाला, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, मेरा बैंडविड्थ निकल जाएगा। अब एक और चीज़ क्या पूछता है, टाइम कांस्टेंट, तो ये हो गया क्या, तो हो गया टाइम कांस्टेंट। तो सीरीज आरएलसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट यदि कोई पूछे तो उसको बोलिएगा L/R होता है। ठीक है, L/R होता है। अब यदि पैरेलल का यदि पूछे टाइम कांस्टेंट तो होता है RC। ठीक है, RC। तो इतना सारा आज हम लोग ने देखा क्या, कंपैरिजन बिटवीन RLC सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को कुछ और इसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।